हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है थिएटर कमांड। इस थिएटर कमांड के कॉन्सेप्ट को इंडिया के आर्म फोर्स में लागू करना है। इसे लागू करने की जवाबदेही जनरल बिपिन रावत पर थी। वो इसलिए वो इंडिया के सबसे पहले सीडीएस बने थे, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। और दुर्भाग्यवश आज वे नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत तो है, लीगेसी तो है। इस लीगेसी को, इस विरासत को पूरा करने की जवाबदेही उनके ऊपर है जो उनके स्थान पर नियुक्त होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये थिएटर कमांड है क्या चीज़। आप हम सभी जानते हैं ड्रामा क्या होता है, नाटक क्या होता है, थिएटर क्या होता है। इसमें बहुत सारे किरदार एक साथ काम करते हैं, अलग अलग उनके पार्ट होते हैं। बहुत सारे एक्टर हैं, सबके अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, और वो ये है कि उस ड्रामा को, उस थिएटर को सफल बनाया जाए। ये सारे एक्टर एक ही डायरेक्टर के अंडर में काम भी करते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट आर्म फोर्स में लागू होता है तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ ये होगा कि इंडिया में जो भी 3 ब्रांचेज हैं आर्म फोर्स के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और सबके 3 अलग अलग चीफ भी हैं, कमांडर भी हैं। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ नेवी। अगर ये कॉन्सेप्ट लागू हो गया, ये 3 ब्रांच नहीं होंगे, एक ही ब्रांच होगा। 3 चीफ भी नहीं होंगे, हेड भी नहीं होंगे, एक ही हेड होंगे, एक ही चीफ होंगे, जो ऊपर से नीचे तक कंट्रोल करेंगे। आप जानते हैं कि इंडिया का जो मिलिट्री सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। इस रिफॉर्म का मकसद भी यही है कि थिएटर कमांड को इंडिया के आर्म फोर्स में लागू करें। अब ये सवाल उठता है, इतना बड़ा मकसद लेके ये चल रहा है थिएटर कमांड, इसका मकसद जो भी हो, उसमें से सबसे अच्छी बात उसमें ये होगी कि तीनों जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उसको एक करके नियंत्रण ठीक से किया जा सकता है, ऊपर से नीचे तक कंट्रोल अच्छी तरह हो सकता है। दूसरी बात, अगर एकाएक किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया तो उसको तुरंत जवाब दिया जा सकता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा ये है कि कोऑर्डिनेट सबको अच्छी तरह कर सकते हैं। चौथा ये है, अगर कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, उसे लागू करना है, आसानी से लागू हो सकता है। एक ही बॉस है और सारे के सारे सबऑर्डिनेट हैं। साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव का अर्थ ये हुआ कम खर्चा होता है इसमें। इस बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के आर्मी को, इंडिया की जो आर्मी है, सेना है, उसे और एयरफोर्स दोनों को एपेक हेलीकॉप्टर खरीदना था अमेरिका से। ये 2 ब्रांचेज हैं, 2 ऑर्डर गए प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, चूँकि 2 ऑर्डर गया था तो इंडिया को 2500 करोड़ रुपये ज़्यादा पे करना पड़ा, 2500 करोड़ रुपये ज़्यादा पे करना पड़ा। अगर ये 2 ब्रांच अलग अलग नहीं होते और ये इनके 2 ऑर्डर नहीं गए होते, एक ही ऑर्डर होता, ये पैसे बचाए जा सकते हैं। यही इसका मकसद, सारे मकसद हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये पूरी दुनिया के लेवल पर कब लागू हुआ था, ये थिएटर कमांड कैसे लागू हुआ था? इसके बारे में कहा जाता है कि 1863 में सबसे पहले अमेरिका की जो फौज थी, उसमें सबसे पहले ये इन्फेंट्री और कुछ और 1-2 यूनिट सब मिल करके युद्ध किए थे, एक ही कमांड में युद्ध किए थे। उनके सीडीएस एक ही हुआ करते थे, तभी से कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में आई थी। दूसरी बात, 1923 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सबसे पहले सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ था। और तीसरी बात, 1963 में जो 3 अलग अलग ब्रांचेज हैं, उस सबको एक कर दिया गया सीडीएस के अंडर में। और ये जो डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंडर में। यही दुनिया का इतिहास है। और अभी का क्या सिचुएशन है? अभी का सिचुएशन ये है कि ये थिएटर कमांड जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, सब जगह लागू हो चुकी है। अमेरिका में लागू हो चुका है ये थिएटर कमांड, वहाँ के आर्म फोर्स में। इंग्लैंड में भी हो चुका है, जर्मनी में भी हो चुका है, फ्रांस में भी हो चुका है, रसिया में, चाइना में। एक ही देश बचा हुआ है जिसकी सेना बहुत बड़ी है,
और वो है भारत, इंडिया। यहाँ लागू नहीं हुआ है, यहाँ लागू होना है। तो ये सारी बातों को देखते हुए अब ये लगता है कि कुछ काम तो हुआ होगा इस पर लागू करने के लिए, जब प्रोसेस चालू हो गया। तो एक बड़ा काम ये हुआ कि 2020 के जनवरी में सबसे पहले ये पोस्ट क्रिएट किया गया, CDS का पोस्ट। और उस पोस्ट पर सबसे पहले जो नियुक्ति हुई वही थे लेट जनरल बिपिन रावत, जो आज नहीं है। ये बड़ा काम उनका हो चुका है। दूसरी बात, इंडिया में पहले से ही 3 इंटीग्रेटेड यूनिट था हमारे यहाँ। उसमें से पहला था ये अंडमान निकोबार का जो ट्राई कमांड है, वो है, पहले से ही है, 2001 से ही है। दूसरा है ये स्ट्रेटजिक कमांड। स्ट्रेटजिक कमांड ये न्यूक्लियर आर्म्स को देख रेख करता है, ये 2003 से ही लागू है। और बाद में जनरल रावत के अंडर में जो CDS के रूप में उनके अंडर में 3 और लाए गए, तीनों को यूनिफाइड किया गया। वो तीनों में से था ये डिफेंस साइबर एजेंसी, दूसरा था डिफेंस स्पेस एजेंसी, और तीसरा था स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न। ये इंडिया का सिचुएशन आज तक का है। इतना ही नहीं, इंडिया में पहले से ही ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। भले आज थिएटर कमांड ना बना हो, लेकिन एक साथ मिल करके तीनों ब्रांचेज के ऑफिसर एक साथ मिल के एक ही जगह पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये तो इंटीग्रेटेड है। जैसे देखिए कि 1949 में ही ये डिफेंस स्टाफ कॉलेज बन चुका था। ये कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है सारे ऑफिसर्स को। दूसरा डिफेंस स्टाफ कॉलेज 1950 में बना था। तीसरा नेशनल डिफेंस कॉलेज 1960 में बन चुका था। और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट 1970 में हैदराबाद में बना था, पहले से बना हुआ है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि तीनों ब्रांच अलग अलग भले हों, लेकिन जब तीनों ब्रांच के ऑफिसर्स एक ही इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेते हैं, एक दूसरे को समझने में आसानी होती है, अंडरस्टैंडिंग आसानी होती है। अगर आप पहले से ही किसी आदमी को जानते हैं और उनके साथ मिल करके अगर आपको युद्ध लड़ना पड़े तो आसान हो जाता है लड़ना, क्योंकि एक दूसरे को पहले से ही समझते हैं। ये सारी बातें हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि इंडिया का प्रपोजल क्या है, इंडिया क्या करना चाहता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी जो इंडिया की स्थिति है वो ये है कि तीनों ब्रांचों में 17 कमांड हैं। 7 कमांड है आर्मी के, 7 कमांड है एयरफोर्स के और 3 कमांड है नेवी के। इस सारे 17 कमांड को कंप्रेस करके, छोटा करके सिर्फ 4 या 5 कमांड बनाना चाहते हैं। ये 4-5 कमांड जो बनाएंगे उसमें से पहला कमांड कहलाता है नॉर्दर्न कमांड, दूसरा कहलाता है वेस्टर्न कमांड, तीसरा होगा एयरफोर्स कमांड, चौथा होगा नेवल कमांड। और ज़रूरत पड़ी तब 5वां कमांड भी हो सकता है, जिसका नाम रखा जाएगा पेनिसुलर कमांड। इन सारे 5 कमांड के बावजूद 2 और कमांड हो सकता है, वो है ट्रेनिंग कमांड और लॉजिस्टिक कमांड। ये सारी बातें हैं, ये तो अपनी जगह पर है। अब सवाल उठता है कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाए, व्याख्या कैसे की जाए। आप जानते हैं ये जो थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये अमेरिकन ओरिजिन है, और अमेरिका ने इसलिए इसे बनाया था, थिएटर कमांड की बात की थी और थिएटराइज कर दिया अपने कमांड को, वो इसलिए कि उनकी फौज पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन भारत का तो डिफेंसिव फौज है, सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करता है, दुनिया में कहीं जाना नहीं है। तो फिर थिएटर कमांड की जरूरत क्या है भारत को। इस संबंध में हम जानना चाहेंगे हमारा जो एक्सपीरियंस है वॉर का, युद्ध का, वो कैसा एक्सपीरियंस है। पहली बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो एयर मार्शल PC लाल, वो एयरफोर्स के चीफ थे उस समय 1971 में, जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी और बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया था। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने में से वही एक सबसे बड़ी लड़ाई है। ये अनप्रेसिडेंटेड पूरी दुनिया में हुआ था, और उस समय संजोग से थिएटर कमांड हमारे पास नहीं था। बिना थिएटर कमांड का ही अगर उतनी बड़ी लड़ाई हम जीत सकते हैं, जिसके बारे में कि एयर मार्शल PC लाल कहते हैं कि इंटर सर्विस कोऑपरेशन बहुत अधिक था। नेवी वाले कोऑपरेट कर रहे थे आर्मी से, आर्मी वाले कर रहे थे एयरफोर्स से, सबसे कोऑपरेट कर रहे थे। और ये इंटर सर्विस कोऑपरेशन बहुत बड़ा कारण था कि इतनी बड़ी जीत हम हासिल कर सके।
तो जब बिना थिएटर कमांड के ही इतनी बड़ी जीत हो सकती है तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई आज? इसके बारे में दूसरे एक और हैं, एयर मार्शल विनोद पांडे। विनोद पांडे IPKF ऑपरेशन जो हुआ था, पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका गई हुई थी, उस समय उनका कहना है कि उस समय इंटर सर्विस कोऑपरेशन नहीं था। लेकिन ऐसा कहने का जो उनका अनुभव है कोई वॉर का नहीं है, ये पीस कीपिंग का है। दूसरे हैं, जैसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर इंटर सर्विस कोऑपरेशन नहीं था। एक साक्षात्कार कमेटी बनी थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं थिएटर कमांड चाहिए क्योंकि वो वॉर के टाइम में कोऑपरेशन नहीं होता है। एक मिनिस्टर की कमेटी बनाई गई, उन्होंने भी यही कहा। कारगिल के बाद रिव्यू कमेटी बनी, उसने भी यही कहा। लेकिन ये सारे अनुभव किस आधार पर हैं? या तो पीस कीपिंग फोर्स के आधार पर हैं या एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर हैं। इस आधार पर कोई निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हाँ इंडिया को ज़रूरत नहीं है थिएटर कमांड की? नहीं, ये गलत होगा। वो इसलिए कि अभी जो खतरा इंडिया पर है, इंडिया की सीमा पर, ऐसा खतरा पहले कभी नहीं था। चाइना से वॉर हो चुका था, पाकिस्तान से भी, लेकिन अलग अलग होता था। आज खतरा है कि वो दोनों मिल करके इंडिया पर अटैक कर सकता है। 70,000 फौज चाइना का ऑलरेडी है हमारी सीमा पर। पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसी नौबत आई तो हमारे पास तो दो नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। जब अकेले लड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो भी ताकत हमको है उस सबको हम एकजुट कर सकते हैं, एक मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसको हम एक साथ मोबिलाइज कर सकते हैं हम। और जितने भी रिसोर्सेस हमारे हैं उस सबको पूरी तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हमारा कमांड थिएटराइज्ड हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने और हमारी सेनाओं ने यह तय किया कि नहीं, ऐसी परिस्थिति जब पहली बार आई है तो थिएटराइज कमांड होना चाहिए। और दूसरी बात, चाइना पहले से ही थिएटराइज है। तो इस सारी बातों को ध्यान रखते हुए थिएटर कमांड की बात इंडिया में लागू करने की बात शुरुआत हुई है। इन सारी बातों को देखते हुए एक बात तो साफ हो जाती है कि इंडिया के आर्म फोर्स में थिएटर कमांड को लागू करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी परेशानियां हैं। ये तीनों विंग जो हैं ये अलग अलग हैं, तीनों को एक करना आसान नहीं है। और आर्मी विंग सबसे बड़ा है। अगर 13 लाख फौज हमारे पास है, 13 लाख सैनिक हैं, तो 9 लाख से अधिक सैनिक तो अकेले आर्मी में ही है, 9.5 लाख, बल्कि बाकी 2-2.5 लाख में आ जाते हैं एयरफोर्स और नेवी। ये बहुत छोटे हैं, आर्मी बहुत बड़ा है। इन्हें भय है कि कल जा कर के ये एयरफोर्स और नेवी को डोमिनेट कर जाएंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, हमारा कोई सिग्निफिकेंस बचेगा नहीं। ये तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जनरल रावत ने एक बार स्टेटमेंट दे दिया कि एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिंग कमांड है, जैसे इन्फेंट्री है, जैसे इंजीनियर्स है। ये बात कहनी थी कि एयरफोर्स के चीफ उबल पड़े। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एयरफोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, आप ऐसा नहीं कह सकते सपोर्टिंग कमांड है। इसका असर बहुत खराब हुआ। जनरल रावत ने किस परिस्थिति में ये बात कही थी और उसका क्या असर हुआ, आप इसको समझ सकते हैं। जो भी हो, ये थिएटर कमांड को लागू करने की बात किसी एक सर्विस हेड ने डिसाइड नहीं किया है, किसी एक चीफ ने डिसाइड नहीं किया है, आर्मी ने भी नहीं किया है। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक कमेटी बनाई है। 4 जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं उस कमेटी में। इस कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर थिएटर कमांड को लागू किया जाएगा। इस स्टेज पर बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो जब कमेटी बनेगी तो संभव है कि सारे जवाब वहाँ से हमको मिल जाएं। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन एक और बात है जो परेशानी का कारण होता है, वो ये है कि जो मिलिट्री साइकोलॉजी है यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बारे में एक मिलिट्री थियरिस्ट हैं, उन्होंने कहा है, उनका नाम है BH लैडन। उन्होंने कहा है कि फौजियों के, सैनिकों के दिमाग में कोई नई बात डालना कम परेशानी की बात नहीं होती है। कोई नई बात वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी अधिक परेशानी तब होती है जब उनके दिमाग से पुरानी बात को निकाला जाए। नई बात आप उनके दिमाग में डाल तो सकते हैं शायद,
लेकिन पुरानी बातों को निकालना आसान नहीं होता है। इनमें भी ये भी आदमी हैं, इनमें भी अहंकार है, इनको भी लगता है जो हम जानते थे वही सही है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि ये काम आसान नहीं है। ये ज़्यादातर आसान नहीं होने का कारण है कि पर्सनल विम्स, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति जो है, अहंकार जो है, वो परेशानी का कारण बनता है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा भरोसा है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात उठेगी, देश हित की बात उठेगी, हमारे सैनिक बड़े बहादुर हैं और बार बार अपने देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारे सैनिक अपने व्यक्तिगत कोई हिंस हो, व्यक्तिगत कारण हो, उसको कभी भी आरे नहीं आने देंगे। राष्ट्रहित के हिसाब से वो चलेंगे और ये थिएटर कमांड सफल होगा और आर्मी हमारी बहुत मजबूत रही है और अधिक मजबूत होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।